सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन चैनल। और आज के लेक्चर में मैं आपके साथ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। अगेन अगर आपने सिलेबस को चेक किया होगा तो वहाँ पे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी खुद में ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके भी कई क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो हम उनमें से ही कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वन बाय वन आपके साथ। ओके, तो नाउ माई फर्स्ट क्वेश्चन इज द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज नोन एज। नेचुरल प्लेस जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है या कोई कम्युनिटी रहती है उसको क्या कहा जाता है? तो बेसिकली उसे हम हैबिटेट ही बोलते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म उस जगह पे रहता है ना। तो उसका आंसर क्या रहेगा? हमारा हैबिटेट रहेगा, राइट आंसर। ठीक है ना, हैबिटेट इज दैट प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। ठीक है ना, अपनी नीड्स के लिए रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट स्टेट्स दैट। जो ये पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है ये हमेशा अपराइट होता है, व्हाई इट इज। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये किससे आया हुआ है? आपका इकोलॉजिकल पिरामिड टॉपिक रहता है एक हमारा बायो में नहीं बोल सकते आप, इसको इन्वायरमेंट में बोल सकते हो। इकोलॉजिकल पिरामिड का टॉपिक रहता है हमारा, और इसी का दूसरा नाम रहता है हमारा क्या? एल्टोनियन पिरामिड्स भी। ठीक है ना, कभी कभार डायरेक्ट इसके नाम पे भी क्वेश्चन बन जाता है। एल्टोनियन ने दिया था नाम तो इसलिए एल्टोनियन पिरामिड्स, या इसको ट्रॉपिक पिरामिड्स भी कहते हैं बायो इकोलॉजी के सेक्शन में। ठीक है ना, तो बेसिकली ये तीन तरह के होते हैं। उनके नाम क्या क्या है? पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर्स एंड पिरामिड ऑफ बायोमास। मैं तो आप लोगों को ये कहूंगी कि एग्जाम में जाने से पहले एक बारी इनको देख के जरूर जाना, बिकॉज कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है विच अमंग द फॉलोइंग इज यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी कहाँ पे होती है। तो आपको इस टॉपिक को भी अच्छे से देखना है, एक आध क्वेश्चन बनता ही बनता है इससे एग्जाम में। ठीक है ना, तो यहाँ पूछा गया पिरामिड ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन हमसे। तो बेसिकली जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है ना, ये ऑलवेज अपराइट होता है, इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ ऑलवेज अपराइट होता है। इनको हम बोलते हैं एल्टोनियन पिरामिड्स बोलते हैं। तीन टाइप रहती है हमारे पास, और जो मैंने टाइप अभी यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है पिरामिड ऑफ एनर्जी से, ये हमेशा कैसा होता है? अपराइट होता है। और जो इसका राइट आंसर रहेगा ना, वो रहेगा आपका फर्स्ट वन। द एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ हर्बीवरस इज बेटर देन कार्निवरस इन दिस टाइप ऑफ पिरामिड। तभी ये अपराइट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी कन्वर्ट जो होती है एफिशिएंसी, वो हर्बीवरस में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्निवरस। ठीक है ना, तो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपर पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स। इकोसिस्टम के अपर पार्ट में क्या पाया जाता है? तो देखो यहाँ पे दो वर्ड्स दे रखे हैं, एक दे रखा है हमारे को प्लैंकटन और एक दे रखा है हमको नेक्टॉन। हम इन दोनों में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पहले इनको समझना जरूर है। देखो नेक्टॉन्स बेसिकली क्या होते हैं? ये हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं दैट आर एबल टू स्विम फ्रीली। ठीक है ना, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स एबल टू स्विम फ्रीली, उनको हम बोलते हैं नेक्टॉन। नेक्टॉन का मतलब ही क्या होता है? स्विम। नेक्टॉन इज स्विम। ठीक है ना, वही प्लैंकटॉन्स, इनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? प्लैंकटॉन्स। जो खुद से ये वर्ड है ना, ये प्लैंकटॉन्स से निकला है। ठीक है ना, किस वर्ड से निकला है? ये वर्ड प्लैंकटॉस से निकला है। इसका मतलब ही क्या होता है? ड्रिफ्टर। मतलब खुद से स्विम नहीं करेंगे ना, ड्रिफ्ट करने के लिए कुछ चाहिए होगा, और ड्रिफ्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा इनको? भाई पानी चाहिए होगा। वो हाई वेव्स, टाइड्स इनको आप बोलते हो, करंट बोलते हो, प्रेशर में जो पानी आता है इनको वो चाहिए होता है। तो अगर ये खुद से स्विम नहीं करते, मतलब दे आर अनेबल टू स्विम फ्रीली, इट मीन्स दे आर डिपेंडेंट, दे आर ड्रिफ्टर। उनको चाहिए क्या होता है भाई? वाटर टाइड्स चाहिए होती है इनको वाटर करंट चाहिए होता है मूवमेंट के लिए। तो यहाँ पर बोला ही क्या गया है, जो अपर पार्ट है इकोसिस्टम को, उसको क्या कहते हैं? उसको देन प्लैंकटॉन्स ही कहते हैं। और बेंथॉन्स क्या? बेंथॉन्स मतलब नीचे, बिहाइंड, उनको मतलब बेंथॉस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? प्लैंकटॉन्स का होगा। ठीक है ना, प्लैंकटॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो कैसा होता है? तो अभी मैं पीछे बता रही थी आपको कि भाई एल्टोनियन पिरामिड्स को पढ़ना है, तो वो इसीलिए पढ़ना है क्योंकि एनर्जी फ्लो की बार बार बात होगी यहाँ पे। तो बेसिकली क्या होता है, किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है ना, वो हमेशा यूनी डायरेक्शन होता है, बिकॉज एनर्जी रिलीज होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे, और वो हमेशा क्या होता है? सिंगल फ्लो ऊपर के लिए यूनी डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट ग्रोइंग अंडर शेड्स आर नोन एज। ऐसे प्लांट जो शेड में ग्रो करते हैं, शेडी प्लांट्स, उनको क्या बोलते हैं? उनके लिए टर्म दी गई है स्कायोफाइट्स। ठीक है ना, वहीं लिखा होता है जो प्लांट ग्रो करते हैं सन में, उनको क्या बोलते हैं? हेलियो। हेलियो वर्ड निकला है हीलियम से, और कहीं ना कहीं हीलियम सन से रिलेट करता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं क्या? हेलियोफाइट्स। सन ग्रोइंग लिखा होगा तो आप बोलोगे हेलियोफाइट्स, यहाँ लिखा हुआ है अंडर शेड, इसलिए हमने क्या कहा इनको? स्कायोफाइट्स का। आई होप ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आपको इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फूड चेन। फूड चेन के लिए इनमें से कौन सी सही स्टेटमेंट दी गई है। पहली स्टेटमेंट है एवरी कंपोनेंट ऑफ फूड चेन फॉर्म्स ट्रॉपिक लेवल। यस, हर कंपोनेंट जरूरी है ट्रॉपिक लेवल बनाने के लिए। नेक्स्ट कहा है इंटर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। ये भी बिल्कुल सही कहा है कि हर एक फूड चेन एक दूसरे से क्या होती है, लिंक्ड होती है, और उसी को हम बाद में क्या बोलते हैं, उसी को नाम दिया गया बाद में किसका, फूड वेब का। तो ये भी सही बात कही है। थर्ड कहा है ऑल द चेन्स फॉर्म्ड बाय न्यूट्रिशनल रिलेशन इज यूज टू अंडरस्टैंड एनर्जी फ्लो। हर एक जो फूड चेन बनती है वो एनर्जी फ्लो में हेल्प करती है। ये भी बिल्कुल सही कहा है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ द अबोव, ठीक है ना, क्योंकि सारी बातें यहाँ पे क्या कही गई है, हमारे टॉपिक के रिलेट कही गई है। फूड चेन होती ही क्या है, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है, और यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी का फ्लो होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाके, ठीक है ना। नेक्स्ट, एन ऑर्चिड लिविंग ऑन अ ट्री एग्जिबिट। बोला है कि एक ऑर्चिड जो ट्री पर रहता है वो किस तरह के रिलेशन में रहता है। तो देखो यहाँ पे टर्म्स दे रखी हैं, प्रेडेटर, म्यूचुअलिज्म, कम्युनलिज्म, पैरासिटिज्म। ये टर्म सब खुद में ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको भी एग्जाम से पहले गो थ्रू करना, जरूर पढ़ के जाना एग्जाम से पहले इन टर्म्स को। लेकिन अभी बोला है ऑर्चिड लिविंग ऑन अ ट्री, तो इसका आंसर रहेगा कमेंसलिज्म। अब भाई पहले कमेंसलिज्म होता क्या, हमें ये पता होना चाहिए। तो ये ऐसी एक एसोसिएशन आप बोलते हो इसको, कि ऐसा एक रिश्ता होता है, एसोसिएशन होती है, जहां पर क्या होता है, दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसमें भी क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, और अदर जो होता है उसको ना ही बेनिफिट है ना ही कोई नुकसान है, डिराइव्स विद बेनिफिट और नो हार्म, ठीक है ना। ऐसी एसोसिएशन जहां पे दो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, एक बेनिफिट लेता है और दूसरे को कोई बेनिफिट भी नहीं होता और कोई हार्म भी नहीं होता। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कॉमन एग्जांपल हम पढ़ते थे अपने, जब हम टॉपिक हम इन्वायरमेंट का पढ़ते थे, वहां पे एग्जांपल दी होती थी बुक्स पे, शार्क फिश का रिलेशन दिया होता था। वो फिश का नाम होता था कुछ रेमोरा, हाँ रेमोरा जिसको हम क्या बोलते हैं, शक्कर फिश। ये शक्कर फिश जो रेमोरा होती है ना, ये शार्क की बॉडी के ऊपर चिपकी होती है। ये उससे अपना बेनिफिट ले लेती है, अपना खाना जो भी निकालना है निकाल लेती है, लेकिन ये उसको नुकसान नहीं पहुंचाती है। कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान भी नहीं है और कोई उससे फायदा भी तो नहीं है शार्क को इस फिश के होने से। अगर ये नहीं भी उसका जुड़ी होगी तो नुकसान भी कोई नहीं है उसको, ठीक है ना। तो जो राइट आंसर रहेगा इसका क्या रहेगा, कमेंसलिज्म रहेगा। वही म्यूचुअलिज्म वर्ड का मतलब क्या होता है, जहां पे दोनों ही ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है, उसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थ समिट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। अर्थ समिट को कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो उसका राइट आंसर रहेगा यूनिसेड, UNCED एब्रीविएशन। इसका फुल फॉर्म क्या रहती है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म रहता है। अब कभी कभार पूछते हैं भाई ये कहाँ पर है इसका ऑफिस, तो ये कहाँ पर है, ब्राजील में है, ठीक है ना। और ब्राजील में कौन सी जगह पर है, तो वो रायो डी जेनेरियो, ठीक है। तो इन वर्ड्स का पक्का ध्यान रखा करो, स्टैटिक क्वेश्चन है तो पूछ लेते हैं कभी कभार, तो डेट भी पूछ ली जाती है। तो 1992 वॉज द डेट, तो ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। देखो इस क्वेश्चन का तो सबको पता होना ही चाहिए, हम हर साल इस दिन को मनाते हैं। जैसे वर्ल्ड एड्स डे है वैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी है। तो इसकी जो राइट डेट रहती है वो 5 जून रहती है, ठीक है ना। तो 5 जून आपको नॉर्मल याद होना चाहिए, ठीक है ना, फॉर व्हाट, फॉर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनवायरनमेंट इंक्लूड्स। एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, जिस जगह पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं, वहाँ पे क्या आता है, वहाँ पे ऑब्वियसली दोनों कंपोनेंट होंगे ना, बायोटिक भी होंगे और एबायोटिक भी होंगे, माने लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही होंगे ना। हमारे लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट जहाँ पे रहते हैं उसी को तो हम क्या बोलते हैं, उसी को हम एनवायरनमेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, For which of the following reasons it is necessary to secure a large area of forest? ऐसा कौन सा रीजन रहता है कि हमें सिक्योर करना चाहिए लार्ज एरिया फॉरेस्ट का। पहला बोला अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, सेकंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड, थर्ड मोर रेन और इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस, एक बैलेंस एक हार्मनी को मेंटेन करने के लिए ऐसा होना चाहिए ना। तो जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इकोलॉजिकल बैलेंस रहेगा यहाँ पे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन, ग्लोबल वार्मिंग खुद में ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एग्जाम में जाने से पहले गो थ्रू दिस टॉपिक, बीट ग्लोबल वार्मिंग या आप एसिड रेन की बात करो, ओजोन डिप्लीशन की बात करो, अपने पोल्यूशंस की बात करो, इन सारे टॉपिक्स को देख के जरूर जाना एग्जाम से पहले, ठीक है, बिकॉज इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम पे। तो यहाँ पूछा गया है ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन, किस में रिजल्ट करता है, इंक्रीज इन सी लेवल, यस बिल्कुल सही बोला। चेंज इन क्रॉप पैटर्न, हाँ उससे क्रॉप पैटर्न भी चेंज हो सकता है, बिल्कुल सही है ये भी। चेंज इन कोस्टल लाइन, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो ऑल ऑफ द अबोव एज क्लियरली मेंशन्ड है, तो यहाँ पे जो टिक करके आएंगे हम वो क्या करके आएंगे, ऑल ऑफ द अबोव वाला पार्ट, ठीक है। 13th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, इनमें से कौन सा इकोसिस्टम है जो लार्जेस्ट एरिया को कवर करता है अर्थ सरफेस के। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि यहाँ पे जो हमारे इकोसिस्टम में 75% जो हमारा टोटल अर्थ सरफेस, आप बोल लो टोटल अर्थ एरिया सरफेस जो बोलना चाहते हो वो किस पर है हमारा, किस पर है हमारा, यस इसका राइट आंसर क्या रहेगा। आप लोग इसका राइट आंसर मुझे अपने अपने आंसर सेक्शन में देंगे, ठीक है ना, कि इसमें जो राइट रहेगा वो क्या रहेगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे तो मेरीन ही है, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम पार्ट है वो मेरीन में ही रहता है। और इसके बाद अगर पूछा जाए रेस्ट पार्ट कौन सा, तो प्लीज़ वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आफ्टर मेरीन पानी के बाद नेक्स्ट क्या इकोसिस्टम को ज़रूरी है, कौन सा एरिया है जिसने कवर कर रखा है हमारी अर्थ सरफेस को, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका रहेगा यहाँ मेरीन, ठीक है ना। Next question is 14th. The first protocol to ban the emission of chlorofluorocarbon in the atmosphere was made. पहला प्रोटोकॉल कौन सा था जिसने इमिशन को बैन किया, किसकी, CFC की, तो दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये भी स्टैटिक से भी पूछा जा सकता है कि भाई कब ये चीज साइन हुई थी। तो ये साइन हुआ था 14 to 16 सितंबर को 1987 में इसको साइन किया गया था, किसके लिए, ओजोन डिप्लीशन के लिए, ठीक है ना, तो याद रखना इसको भी। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज, इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस कौन सी, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, CO2। ये सबको पता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस टॉपिक को। 72% जो है वो CO2 रहता है। देन मीथेन हमारा कितना रहता है, 18% रहता है। 9% नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना, ठीक है। और ये जो CO2 है ये ना चाहते हुए भी हर जगह से बन के आ जाती है, बाई बर्निंग फ्यूल्स, हम ऑयल, नेचुरल गैसेस, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, हर से ये कहीं ना कहीं से आ ही जाता है ना चाहते हुए, तो इसीलिए ज्यादा अमाउंट इसका रहता है हमेशा CO2 का ही रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा CO2। रायो समिट इज एसोसिएटेड विद, रियो समिट जो है वो किससे एसोसिएट करती है इन चारों में से, तो इसका इज एसोसिएटेड विद कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ग्रीन हाउस गैसेस, या इसका ओजोन डिप्लीशन या वेटलैंड। इसका जो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा, वो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगेन अगर पूछा जाए कहाँ पे इसके ऑफिस, तो रायो डी जेनेरियो ब्राजील में है। कब की है, 1992 अगेन डेट, ठीक है। Next question is, which of the following aquatic plant is effective in preventing the water pollution caused by industrial waste? Again very very important question. ऐसा कौन सा aquatic plant है जो इफेक्टिव है किसको प्रिवेंट करने के लिए, वाटर पोल्यूशन को। जो कौन कॉज कर रहा है, हमारा काफी ज्यादा इंडस्ट्री से जो इतना पोल्यूशन हो रहा है, तो वो कौन सा प्लांट है प्रेजेंट होता है जो इसको कम करने में हेल्प करता है। इट इज वाटर हायसिंथ। अगेन वाटर हायसिंथ का नाम याद रखना, बिकॉज इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है। ये प्लांट काफी रैपिडली ग्रो करता है पोल्यूटेड इन्वायरमेंट्स में, ठीक है ना, तो इस वर्ड को याद रखना, इस नाम को, ठीक है। 18th क्वेश्चन, विच इज द नेम ऑफ द फीचर दैट अलाउज ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन द कंडीशन ऑफ इट्स हैबिटेट। ऐसी कौन सी फीचर है जो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने, अपनी हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए आप बोलो मजबूर करती है या रहने को कहती है कि तुम्हें रहना ही रहना है, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस अडेप्टेशन ही होती है। हम भी कभी किसी नई जगह पे जाते हैं तो हम वहाँ पे अडेप्ट ही करते हैं ना, तो इट्स अडेप्टेशन, ठीक है ना, कि वो वहाँ के एनवायरनमेंट को, वहाँ के ट्रेड्स को अडेप्ट कर पा रहा है या कर पा रही है, ठीक है। अडेप्टेशन इज द राइट आंसर। 19th question is, a mutual relationship between two organisms where both of them are benefiting from what one another, लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, is called as
ऐसा कौन सा रिलेशनशिप होता है जहाँ पे दोनों ही ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से बेनिफिट में रहते हैं, उसको म्यूचुअल रिलेशन बोलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। यहाँ पे मैंने अभी पीछे भी कहा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज गो थ्रू दीज टर्म्स। म्यूचुअलिज्म हो गया, सिम्बायोसिस हो गया, पैरासिटिज्म हो गया, कमेंसलिज्म हो गया, इनको एक बार जरूर देख के जाना एग्जाम में, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है इनसे भी। और प्लीज गो थ्रू देयर एग्जाम्पल्स ऑल्सो एट द सेम टाइम, ठीक है। 1920 क्वेश्चन इज एसिड रेन इज अ रिजल्ट ऑफ। एसिड रेन भी खुद में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि भाई बताओ किसकी वजह से होती है, तो भाई ऑब्वियसली एक्सेस अमाउंट ऑफ SO2 एंड NO2, सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से होती है। और यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि भाई इसका pH लेवल क्यों इतनी डेंजरस है, बिकॉज pH लेवल क्या होता है पानी का, ऐसे नॉर्मली हमारा जो रहता है 6 से 8 के बीच में होता है, लेकिन जब एसिड रेन की बात करें तो 6 से नीचे 4 to 5 का pH रहता है। तो उससे क्या होता है, वो रेन को काफी एसिडिक बना देती है, जिससे क्या होता है इरोड करती हैं चीजें, जैसे मार्बल पे आप जंग लग निशान पड़ जाने, बिल्डिंग्स का डैमेज होना, तो ड्यू टू दिस रेन, ठीक है ना। तो इसका आंसर करेगा हमारा एसिड रेन, ठीक है ना। तो इतने हमने 20 को MCQs आपके साथ डिस्कस कर लिए फिलहाल के सेशन में, बाकी 20 हम नेक्स्ट सेशन में ले आएंगे। टिल देन इनको वॉच कीजिएगा, इनमें भी कोई डाउट रहे तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा। बाकी हमारी कोशिश रहती है कि आपको जेन्युइन कंटेंट मिल सके हमारे एंड से भी। तो गाइज थैंक यू सो मच।